हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और मज़े से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? तो दोस्तों क्या है, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 12th के फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कर लिया था और लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों? एप्सिलॉन के बारे में, है ना? एप्सिलॉन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों कर रहे हैं, आइए पहले इस प्रिंसिपल को लिख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं इसका क्या काम है फिजिक्स में। फिजिक्स में तो इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, लेकिन अध्यारोपण, लेकिन इसका क्या काम है, इसका सिद्धांत। इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ठीक है, कोई बात नहीं है, आइए एकदम आराम से, इतना हड़बड़ाने की बात नहीं है। अब जो है और एक अपडेट देना चाहते हैं दोस्तों कि अभी जो है जेई सेशन 2 का मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। जा करके आप लोग साइट से एडमिट कार्ड को निकाल लें और अपना अपना सेंटर को चेक कर लें कहाँ किसका सेंटर पड़ा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का अपडेट एकदम मिलते रहेगा, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 2025 स्पेशल 2025 के लिए, नीट और जेई मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है भैया, और भैया अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि उम्मीद है आप लोगों पे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि आपको यहाँ से एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा और मिल भी रहा है दोस्तों। आप पूरा वीडियो पहले देखिए तब ना, आप देखते ही नहीं हैं तो कैसे पता चलेगा। और दोस्तों जितने सारे हमारे प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम वाले हैं उन सभी को, अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो आप अपने दोस्त को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हिंदी मीडियम वाले छात्रों यानी स्टूडेंट्स की जनसंख्या बढ़े। क्योंकि दोस्तों हिंदी मीडियम वाले छात्र जेई और नीट में बहुत कम एग्जाम देते हैं, इसलिए यार हम लोगों ने इस चीज को किया है कि चलो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्यों पीछे रहे, क्योंकि हिंदी हमारा भाषा है यार, है ना? इसको तो छोड़ नहीं सकते। क्यों? भले ये राष्ट्रीय भाषा नहीं है पर राजकीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा बना रहा था क्यों, वो हिस्ट्री के क्लास में जानिए दोस्तों। और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं बिंदास। जो भाई तैयारी करना चाहते हैं वो एकदम बिंदास हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको अपडेट मिलेगा किस चैनल में आपको जेपीएससी यानी जितने सारे पीसीएस एग्जाम है और साथ साथ में यूपीएससी। क्योंकि दोस्तों हमने यूपीएससी का 2 साल प्रिपरेशन किया हुआ है और हमने यूपीएससी एग्जाम दे भी चुका है, इसलिए कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए भैया, अब हम लोग चलते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण का सिद्धांत का जरूरत क्यों पड़ा हम लोगों को, तो देखिए भैया, कूलम के नियम से हम लोग क्या करते हैं, कूलम के नियम से हम लोग केवल दो बिंदु आवेशों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल पाते हैं। केवल कितने? दो, केवल दो से ज्यादा बिंदु आवेशों के लिए हम लोग कूलम का नियम लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए बहुत सारे चार्ज दिए हुए हों, बहुत सारे चार्ज दिए हुए हों और उनके बीच हमको कूलम का बल निकालना है, उनके बीच हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युत बल निकालना है, तो क्या करें? तब दोस्तों हम लोग वहां पे यूज करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। और अध्यारोपण के सिद्धांत से हम लोग बहुत सारे आवेशों के बीच किसी एक आवेश के कारण किसी एक आवेश पर विद्युत बल निकालते हैं।
बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर क्या करते हैं दोस्तों, विद्युत बल निकालते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एक काम करते हैं भैया, डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफिनेशन कर लेने से क्या होगा और इजी हो जाएगा समझने में, है ना, बहुत इजी हो जाएगा प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो पसीना आ गया है हाथ में, वाह क्या बात है। तो चलिए पहले इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद प्यारे बच्चों बहुत ही इजी समझने वाले हैं, आप लोग घबराइए नहीं, है ना। तो चलिए लिख लेते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार किसी, यहां से लिखते हैं, किसी दिए गए आवेश पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बलों का मान उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। हाय हाय, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सदिश वेक्टर के बारे में यहाँ बात हो रही है। और हम लोगों ने क्लास 11th में वेक्टर को बहुत अच्छा से स्टडी किया हुआ है। और जिस भाई ने नहीं किया है दोस्तों, हम लोगों का क्लास 11th 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एकदम बिंदास जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए और मजा लीजिए दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी, और एंटरटेनमेंट के साथ खतरनाक पढ़ाई भी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी दिए गए आवेश पर इसके चारों ओर, मान लीजिए भाई लोग कि यहां एक आवेश Q है, ठीक है। हमने अभी बोला कि हम लोग दो आवेशों के बीच कूलम के नियम से विद्युत बल निकालते हैं। लेकिन भैया बहुत सारे आवेशों, मान लीजिए एक आवेश Q के कारण यहां एक आवेश Q1, इसको R1 बोल लेते, ठीक है, R1। चलिए, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर तो होगा, डायरेक्शन जब दिखा रहा है तो यूनिट वेक्टर है R1। यहां से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को हमने R1 बोला। यहां पे एक हम लोग ले लेते हैं Q2, और यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस को हम लोग R2 बोल देते हैं, ठीक है। एक यहां पे Q3 ले लिया, और एक हम लोगों ने ऐसे चलते चलते बहुत सारे Qn तक, इसका डिस्टेंस अपन मान लेते हैं R3, और इसका डिस्टेंस अपन मान लेते हैं Rn, ठीक है भाई लोग। तो Q1 पर विद्युत बल कितना होगा इन आवेशों के कारण, इसके चारों ओर जो आवेश है इन आवेशों के कारण इस पर विद्युत बल कितना होगा, ये निकालना है। तो ये तो कूलम के नियम से संभव नहीं है। कूलम के नियम से हम लोग ये इतने सारे आवेशों के बीच विद्युत बल नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों ने इस चीज को निकालने के लिए क्या किया, अध्यारोपण के सिद्धांत को लागू किया। क्योंकि अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कह रहा है कि जितने सारे आवेश हैं इन आवेशों के कारण Q पर लगने वाले विद्युत बल का योग होता है। टोटल बल जो होता है इन बलों के
योग के बराबर होता है मेरे भाई। इस चीज को ध्यान रखिए। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कूलम के नियम से नहीं निकाल पाते। तो इससे कैसे निकालूं? अब देखो, Q1 के कारण Q पर फोर्स अगर निकालने जाऊं तो ध्यान दीजिए, एक वो फोर्स, दो, तीन, चार, यानी टोटल फोर्स की बात करें, टोटल या टी कर देते या नेट फोर्स कर देते, NET नेट। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसको आप Q से Q1, इसको F1 ले लो, F2 ले लो, F3 ले लो, F4 ले लो, है ना, एन FN तक चल जाएगा। अब देखिए एक बात, इन बलों को आप बोलोगे डायरेक्ट जोड़ देंगे, चलेगा क्या सर? नहीं भैया, सदिश, क्लास 11th में सदिश एक चैप्टर ही है दोस्तों, वहां से आप देखे होंगे। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, ऐसी बात नहीं, वहां नहीं जाना है। तो सदिश योग का नियम जो होता है वही टोटल बल हमको प्राप्त होता है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा नेट फोर्स ये हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे दोस्तों कूलम का बल लागू करें F1 के लिए, तो क्या होता है, K इंटू F1 में Q से Q1, Q से Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर लगा दो तो आपका हो गया ये सदिश, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर। फिर प्लस अगर देखूं तो F2 के लिए चलते हैं, तो यहां हो जाएगा K इंटू Q2, यानी देखिए Q2 के कारण Q पर बल अपॉन R2, इसके डिस्टेंस को लिए R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2। फिर जाके अब इतना नहीं लिखना है दोस्तों, प्लस यहां चले जाते हैं हम लोग FN में, यानी हो जाएगा K, यानी QN के कारण Q पर विद्युत बल Q इंटू QN अपॉन RN का स्क्वायर, यहां यूनिट वेक्टर RN लगा लो। ठीक है, अब आप देखोगे इन सब में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे K इंटू Q कॉमन दिख रहा है। तो यहां आ गया आपका Q 1 अपॉन R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर, ठीक है, फिर प्लस Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर प्लस QN अपॉन RN का स्क्वायर यूनिट वेक्टर RN। ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इतना लंबा लिखने में बड़ा दिक्कत होगा, इतना लंबा लिख लिख करके दिमाग खराब। देखिए हम इतना क्यों कर दे रहे हैं, ताकि 12th बोर्ड वाले बच्चों को डेरिवेशन पूछ लेता है। अब डेरिवेशन पूछ लेगा कि अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेशों के बीच बल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट यही लिख के दिखा दोगे? नहीं, आपको दिखाना होगा। इसलिए बोर्ड वाले बच्चों के लिए डेरिवेशन थोड़ा जरूरी है, और डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे एफ नेट फोर्स की बात करें, है ना, टोटल बल की बात करें, तो K इंटू Q, और यहां पे आप लगा दीजिए समेशन, मतलब टोटल, इसको शॉर्ट करने के लिए एन, आई का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 है। अब Q देखिए, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 एंड सो ऑन Qn तक, यानी इसमें क्या हो रहा है, Q में एक के बाद एक इंटीग्रल नंबर आ रहा है, यानी पूर्ण संख्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, Q के जगह पे QI लगा दीजिए, और यहाँ R1 R2 R3 R4 R6 ऐसे करके आ रहा है, तो यहाँ पे RI का स्क्वायर कर दो, और यूनिट वेक्टर सब में आ रहा है ना, तो यहाँ यूनिट वेक्टर में भी I लगा दो और यूनिट वेक्टर। ये हो गया हम लोगों का नेट फोर्स का फॉर्मूला। अब K का वैल्यू अगर डालना चाहते तो K का क्या हो जाएगा, निर्वात या वायु में 1/4πε0 लगा दीजिए, बस हो गया। अब यहां से हम लोग बहुत सारे नोमेरिकल्स कर सकते हैं, तो आइए नोमेरिकल्स को करना शुरू करते हैं दोस्तों। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, बहुत सारे आवेशों के बीच हम लोग विद्युत बल निकालने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नोमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा नोमेरिकल्स पूछा जाता है। और भाई यहाँ का नोमेरिकल अगर आप समझ गए ना, तो बिंदास आराम से आप कर सकते हैं। और जेई वाले बच्चों के लिए भी बोल रहे भाई, यहाँ से बहुत ज्यादा पूछते हैं ना,
ध्यान है ना। तो चलिए इसको करते हैं, लेकिन इसको भैया स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटा करके अभी कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए ले लिए, हाँ ले लिए। अब थोड़ा मिटा देते हैं दोस्तों। क्या करोगे, गरीब आदमी का डस्टर ही गरीब वाला है ना। हम लोगों ने सुपर पोजीशन पढ़ लिया भैया, हम लोगों ने पढ़ लिया। कितना इजी है। लोग बोलता है फिजिक्स बड़ा हार्ड है। भाई फिजिक्स हार्ड नहीं है, क्यों घबराते हो यार, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए देखते हैं। ये सब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए किससे करते हैं, पहला नंबर हम लोग त्रिभुज से करते हैं, समबाहु त्रिभुज से। त्रिभुज से लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये ये हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया, इसको अपन मान लेते हैं ए। चलो इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब हर जगह चार्ज है क्यू, प्लस क्यू लगा लो माइनस क्यू लगा लो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहां भी है क्यू प्लस, तीन चार्ज है। तो कह रहा है इसके बीच कूलम बल ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए ये जो है ना बी, इस पर बल लगा रहा है, मान लीजिए बी ए। एफ बी लिख दो, उतना जरूरी नहीं है एफ बी ए लिखना। और ये सी, ठीक है, वेक्टर सी। अब यहां पे देख भाई, ठीक है, वेक्टर सी। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोगों को टोटल वेक्टर रिजल्टेंट निकालना होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। रिजल्टेंट वेक्टर हमने बोल दिया एफ, क्या बोल दिया, एफ निकालना है। तो आप लोग तो क्लास 11th में सदिश योग के चतुर्भुज का नियम पढ़े ही होंगे। तो सदिश योग के चतुर्भुज का नियम क्या हो जाएगा, एफ बराबर एफ सी प्लस एफ बी, यही ना होगा। बिल्कुल। अगर यहां माइनस चार्ज लगा लूं, माइनस चार्ज, तो इधर ये फोर्स लगाएगा, इधर ये फोर्स लगाएगा। वो भी अभी दिखाते हैं, एक माइनस वाला भी दिखाएंगे भाई, एकदम घबराना नहीं, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। चलो ले लेते हैं। अब यहां पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी सबका समबाहु त्रिभुज है, तो भुजाएं इक्वल ही ना होगा, ए मान लीजिए। तो अब चल भैया लेते हैं पहले कूलम के नियम से एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी इज इक्वल टू क्यू के इंटू क्यू वन क्यू टू नहीं है ना, तो क्यू इंटू क्यू लगा दिए अपन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। यानी इसको देखें तो ये भी देखिए सेम है, तो इसका एफ सी भी वही निकलेगा, एफ सी भी वही निकलेगा। यानी एफ बी बराबर एफ सी है ना, ये बल इज इक्वल टू आ जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अब सदिश योग के चतुर्भुज नियम से हम लोग नेट फोर्स यदि निकालेंगे, तो एफ नेट फोर्स, चलो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एफ बी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर प्लस। अब यहां पे आप लोगों को एक चीज दिमाग देखिए, सम चतुर्भुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो हर एक एंगल कितना का होता है, 60 डिग्री का, इंटू टू एफ ए इंटू एफ सी, वेक्टर नहीं लगाएंगे, रिजल्टेंट कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो, एफ बी इज इक्वल टू आया है क्यू इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर से आप देखिए ये चलो ये भी वही है, के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए, यही चीज आ जाएगा के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू क्या, के इंटू क्यू, ओ के का इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा ना, रुको अभी ये हमने स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है। अब ये के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। यहां पे रूट लगा लो, एकदम घबराने का नहीं। चलिए के का स्क्वायर क्या हो गया, के स्क्वायर, और यहाँ क्यू पर पावर 4 हो गया ना, 2 दूनी 4, तो बट्टे में भी ए पर पावर 4। सेम वैसे ही के स्क्वायर क्यू पर पावर 4 अपॉन ए पर पावर 4। फिर देखिए 2 इंटू के स्क्वायर और क्यू पर पावर 4 अपन ए पर पावर 4 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 और 2 कैंसिल आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एक 2 हो गया, कितना हो गया 2, 2 के स्क्वायर क्यू पर पावर 4 अपन ए पर पावर 4 प्लस यहां पे आ गया के स्क्वायर क्यू पर पावर 4 अपन ए पर पावर 4। यहां रूट लगा दो, देखो ना क्या आ रहा है, सब ऐड कर दो तो 3 हो गया, 3 के स्क्वायर क्यू पर पावर 4 अपन ए पर पावर 4 अंडर रूट लगा दो, 4 है तो 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2, इसका 1 आएगा, यानी के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। ये हम लोगों का नेट फोर्स हो गया भैया, क्या हो गया नेट फोर्स। ठीक है, अब यहां पे आइए एक चीज और ध्यान देते हैं। एक हमने ले लिया, फिर से एक त्रिभुज लिया, वही समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब हमने क्या किया, यहां मान लो माइनस चार्ज, चार्ज कोई रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस इक्वल होना चाहिए। अब यहां प्लस क्यू लगा लिया, यहां माइनस क्यू लगा लिया, प्लस क्यू लगा लिया, तो ये देखिए ये क्या करेगा, यहां पे ए इस पर बल लगाएगा क्या, वही एफ बी, इस पर बल लगाएगा क्या, वही आपका एफ सी। ठीक है, अब यहां पे आपका रिजल्टेंट वेक्टर यहां आ जाएगा आपका एफ। सेम टू सेम रिजल्ट यही मिलेगा आपको, आप जैसे करिए रिजल्ट आपको यही मिलने वाला है दोस्तों, रिजल्ट आपको दूसरा चीज नहीं मिलने वाला है। अब हम लोग देखते हैं चतुर्भुज लेकर के कि चतुर्भुज का रिजल्टेंट क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ले लिया, अब मिटा देते हैं दोस्तों। क्या सर ऐसे क्यों कर रहे हैं, मिटा क्यों रहे सर, नहीं मिटाएंगे भैया तो कैसे आगे बढ़ेंगे भैया, बताइए आप ही लोग बताइए, गड़बड़ हो जाएगा ना दोस्तों। हाँ सर गड़बड़ तो हो जाएगा। अब आ जाओ एक काम करते हैं, एक चतुर्भुज लेते हैं, कौन सा सम चतुर्भुज, एकदम आराम से ले लिया। अब ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं, डी कर लेते हैं। सबकी भुजाएं ए है, ए है, ए है, ए है, समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अब हमने यहाँ माइनस चार्ज ले लिया, यहाँ पे आपका प्लस आ गया, यहाँ आपका प्लस आ गया, यहाँ आपका प्लस आ गया। अब आप लोग बोल रहे हर जगह प्लस ले रहे, भाई आप यहाँ भी प्लस ले लो ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जी, ये सी देखिए, सी इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, किस पर, डी पर, तो इसको हम लोग बोल देते एफ डी। यहां लिखूं, यहां लिखते हैं जी एफ डी। ठीक है, वैसे ये इस पर लगाएगा फोर्स क्या, एफ बी। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या करेगा, इस पर ए से फोर्स लगाएगा, इसको बोल देते एफ ए। ठीक है, अब एफ ए का डिस्टेंस आपको निकाल लेना, ए सी का डिस्टेंस। तो हम लोगों को पता है ये ए है, ये ए है, समचतुर्भुज है तो यहाँ 90 डिग्री होगा, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 2a², तो आ जाएगा a रूट 2। क्या आ जाएगा a रूट 2। अगर नहीं समझ पा रहे तो आइए यहां निकाल के दिखाते हैं। यहां पे 90 डिग्री हो गया तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब बोलिए आधार का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर क्या गो हो गया, 2 गो, 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन रूट 2 का तो नहीं निकलेगा ना, ये
निकल गया। अब आप एक काम करो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको भी लिखना चाहोगे तो आराम से लिख सकते हो बनाने के लिए। अब आप एक काम करो, पहले एफ डी निकाल लो, एफ डी निकाल लो। एफ डी किससे? कूलम के नियम से। फिर एफ बी निकालें। चलिए एफ बी जो है सेम ही आएगा, देख लेते हैं। एफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू क्यू अपॉन आर की जगह क्या है, आर की जगह ए लिए हुए हैं तो ए स्क्वायर। क्या आ गया प्यारे बच्चों? के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वैसे ही अगर आप देखो एफ डी तो ई भी हो जाएगा आपका क्यू इंटू क्यू अपॉन, ये सब की भुजाएं सेम है तो आ गया के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हो गया ना? इसका मतलब ये हुआ कि एफ बी और एफ डी इक्वल है के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इक्वल है ना? चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। एफ ए क्या है? रिजल्टेंट है ना जी। एफ ए क्या है? रिजल्टेंट है। तो अब देखिए यहां 90 डिग्री है, इसको यहां बना के दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे गया, ऐसे गया। ये आप देख रहे हैं एफ बी है, ये देख रहे हैं आपका एफ डी है, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट हमने क्या माना हुआ है? इसका रिजल्टेंट दोस्तों एफ ए नहीं है, इसका रिजल्टेंट एफ आर निकाल लेते, एफ आर रिजल्टेंट। तो अब देखिए यहां पे 90 डिग्री है बीचों बीच, तो ये हो गया 45 और ये भी हो गया आपका 45, ठीक है। 45 45 करके हो गया, तो रिजल्टेंट समांतर चतुर्भुज के नियम से निकल जाएगा। एफ आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ बी इंटू एफ डी, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब देखो सब इक्वल है ना, तो इस चीज को हम लोग टोटली एफ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया एफ का स्क्वायर, ये भी हो गया एफ का स्क्वायर, ये इधर ए टू इंटू एफ इंटू कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा हमको जहां तक लगता है। कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री आ रहा ना? कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा जी? कॉस 45 का 1/√2 ही होगा क्या? 1/√2। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ √2 आ जाएगा। तो इधर आप देखो थोड़ा सा, एक एफ दो एफ, अरे यार कॉस यहाँ 45 डिग्री पहले लगाने तो दे। कॉस 45 डिग्री, ठीक है। अब cos 45 डिग्री तो यहां आ गया मेरे भाई, तो आप एक काम करो, क्या बन जाएगा? cos नो 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 नो, कितना आ जाएगा? 90 90, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा भाई, 90 आ जाएगा। ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। थीटा आ जाएगा यार 90, ठीक है। कितना आ जाएगा? 90। और 90 का वैल्यू अगर बिठाएं तो 0 हो जाएगा। कितना? 90 का 0। तो ये तो कंप्लीटली 0 हो गया, तो यहां हो गया 2f स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? f√2, ठीक है, f√2। अब यहां पे देखिए f का वैल्यू बैठा दो, f का वैल्यू बैठा देंगे तो √2 के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोगों का रिजल्टेंट आ गया। अब आप एक काम करिए, ये निकाल लीजिए। क्या करेंगे? एफ ए निकाल लेंगे। तो
एफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से यार डिस्टेंस खाली दुगुना हो जाएगा, के इंटू क्यू स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, और √2 का स्क्वायर, ए √2 का स्क्वायर हो गया के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये चीज आ गया। अब हम लोगों को रिजल्टेंट निकाल लेना है, तो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़ देना है, ये दोनों क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है। ये दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिला, ये मिला ना एफ आर रिजल्टेंट, दोनों का एड क्या मिला, एफ आर। तो एफ आर यहाँ पे नहीं, यहाँ नेट लिखना होगा, नेट फोर्स। तो यहां हो जाएगा एफ आर प्लस एफ ए, ऐड कर दो, कितना हो गया, ये आपका आ गया √2 के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के, बोलिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर। कॉमन करो ना, क्या कॉमन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां क्या बच गया, देखो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, √2 बच गया, प्लस 1/2 निकल गया। ये हम लोगों का जो है ना रिजल्टेंट है किसका, नेट फोर्स का, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इसका एलसीएम करके भी लिख सकते हो, 2√2। ठीक है, अगर नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको कर लीजिए, इसका एलसीएम कर लेंगे तो यहां आ जाएगा 1/2a स्क्वायर के क्यू स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1, ये भी आ जाएगा आपका रिजल्टेंट। घबराए वाला बातें नहीं है भैया, काहे घबराओगे, आराम से निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देखिए ना 90 डिग्री का एंगल हर बार बना रहा है ना, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री यूज करना है दोस्तों। कितना, 90 डिग्री, थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। गड़बड़ा गया था जी, थीटा आ जाएगा आपका 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे, तो ये मेरा किसका, इसका रिजल्टेंट निकलेगा, और फिर ये डिस्टेंस, इसका रिजल्टेंट और ये डिस्टेंस जोड़ दीजिए, आपको टोटल अमाउंट ऑफ विद्युत बल निकल जाएगा, यानी विद्युत बल का टोटल निकल जाएगा दोस्तों। और इस तरह से क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे, आप लोग थोड़ा सा उस क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन, और वो आप लोग को सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। चलो मिटा दिए, ले लिया था ना, नहीं लिया तो वीडियो रोक के ले लीजिए भैया। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को हमने यहां से दिया, ए बी सी डी माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इसको भी प्लस लेना चाहोगे तो ले लो। बिंदु ओ पर निकाल के दिखाओ, कहां पे, ओ पर। यहां पे कितना विद्युत बल होगा उसको निकाल के दिखाइए आप लोग। यहां बिंदु सी पर तो हम लोगों ने देख लिया था ना, वो आ गया था। तो चलिए भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के जरूर दिखाइएगा। अब हम लोग दोस्तों अगला लेक्चर में करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकदम बिंदास लगे रहिए, मिलेगा भाई मिलेगा, इतना मजा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाइएगा कि कितना मजा मिल रहा है। इसलिए भैया लगे रहिए, जितना हो सके एकदम लगे रहिए, बहुत मजा आने वाला है क्लास में, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। एकदम दोस्तों इजीली बताने वाले हैं और प्यार से बताने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तीनों हम ही पढ़ाते हैं दोस्तों। आपके सर फिजिक्स भी पढ़ाते, केमिस्ट्री भी पढ़ाते, मैथ भी पढ़ाते। आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और देखना शुरू कीजिए, तीनों पेपर हम ही दे रहे हैं। बायोलॉजी बहुत जल्दी आने वाला है, घबराइए बिल्कुल नहीं। तो चलिए भैया इस चीज को हम आशा करेंगे कि आप लोग बना के रखेंगे और हम देखना चाहेंगे कमेंट में। तो चलिए भैया इसको ले लीजिए।